हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 14 मई। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ का एनालिसिस, जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है, जैसे कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और अलग अलग बाकी भी। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि बताती है हमारे इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स से रिलेटेड। ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो उसमें चाइना अब नंबर 1 पे आ चुका है, यानी कि इंडिया का ट्रेड जो सारे देशों के साथ होता है उसमें चाइना नंबर 1 पे है। चाइना के साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड है। यूएस यानी कि अमेरिका सेकंड नंबर पे आ चुका है। हालांकि चाइना से पहले यूएस ही पहले नंबर पे था, लेकिन अब चाइना आ चुका है, तो ये न्यूज़ हो जाती है हमारे पढ़ने के लिए। It has become the India's top trading partner in financial year 2024 with a total two-way commerce of $118.4 billion। ये आपको अमाउंट भी बता दिया गया है कि दोनों जगह से कॉमर्स कितने बिलियन का हो रहा है। अब ये डेटा किसका है, तो एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लोबल जो ट्रेड हो रहा है उस पर रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट है ना भाई। उन्होंने बताया कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फिलहाल कौन है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें ना, तो वो बड़े हैं। मतलब इंडिया जो चाइना को एक्सपोर्ट करता है वो बड़ा है 8.7% से, ठीक है, और $16.67 बिलियन पहुंच चुका है। वहीं पे इंपोर्ट्स की बात करें तो वो भी बड़े हैं, लेकिन वो थोड़े कम बड़े हैं, 3.24% से। वहीं पे यूएस की बात करें तो वहाँ पे जो है हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े कम हुए हैं, ठीक है, और इंपोर्ट्स जो हैं यूएस से वो थोड़े बड़े हैं। और मेन सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिसमें हम चाइना के साथ जो है चाइना को स्पेशली एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें जो अच्छी खासी हेल्थी ग्रोथ देखी गई वो देखी गई आयरन ओर में, कॉटन यार्न में, हैंडलूम में, स्पाइसेस, फ्रूट, वेजिटेबल, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके अलावा चाइना एक्चुअली बहुत पहले भी ट्रेडिंग पार्टनर हमारा नंबर 1 पे ही था। कब? 2013-14 से लेके 17-18 तक, इस बीच हमारा चाइना ही था। उसके बाद 2020-21 में भी एक बार चाइना आया था, और चाइना से भी पहले यूएई हुआ करता था हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। लेकिन 2021-22 और 22-23 में यूएस आया टॉप नंबर पे, और इस तरह से बात रही। लेकिन फ़िलहाल तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएस है, फिर तीसरे पे यूएई आ जाता है, उसके बाद आते हैं रशिया, फिर सऊदी अरेबिया, फिर सिंगापुर, ठीक है। तो ये बात है हमारी थोड़ी याद रखने वाली। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स तो याद नहीं रखने हैं, बस इतना याद रखना है कि चाइना के साथ हमारा एक्सपोर्ट्स भी बड़ा है, इम्पोर्ट्स भी बड़े हैं, और इसलिए वो हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हो चुका है। और दोनों के बीच का ट्रेड टोटल कितना है, ये सिर्फ ये वाला अमाउंट याद रख लेना, $118.4 बिलियन, ठीक है। सिंपल, आई होप आया हो समझ। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के साथ, जो कि आती है स्पर्म वेल से रिलेटेड। स्पर्म वेल कैसी होती है, तो देखो कुछ इस तरीके की दिखती है स्पर्म वेल। इस फोटो में आप देख सकते हैं, स्क्वायर सा रेक्टेंगल सा इसका फेस होता है, तो काफ़ी पेक्यूलियर सा होता है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। और जितनी भी टूथ वाली जो वेल होती हैं, दांत वाली, उसमें इनके सबसे ज़्यादा, मतलब उसमें सबसे बड़ी होती हैं ये। इट इज़ द लार्जेस्ट टूथ वेल्स विद नॉर्मस स्क्वायर हेड, जैसा कि मैंने अभी दिखाया फोटो में, स्क्वायर हेड होता है, नैरो जॉ लाइन होती है, एंड इनका हेड सबसे बड़ा और ब्रेन भी सबसे बड़ा माना जाता है ऑफ एनी एनिमल ऑन द प्लैनेट। जी हाँ। और इनका नाम कहाँ से पड़ा स्पर्म वेल, तो नाम आता है एक वैक्सी सब्सटेंस से जिसका नाम है स्पर्मासेटी, जो कि पाया जाता है उनके सर में। एक तरीके का ऑयल सैक होता है जो कि वेल्स को हेल्प करता है साउंड पे फोकस करने में, ठीक है। तो उस स्पर्मासेटी पे, जो कि एक ऑयल सैक होता है जो कि उनके हेड में होता है और उनको फोकस करने के काम में आता है, तो वही से नाम पड़ा स्पर्म वेल। प्रोटेक्टेड है ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो स्केड्यूल 2 में आती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्पर्मासेटी है
यानी कि जो अभी हम वैक्सी सब्सटेंस की बात कर रहे थे वो ऑयल लैम्प्स, लुब्रिकेंट्स और कैंडल्स वगैरह में भी यूज़ होती थी। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्पर्म वेल्स हैं ये हर जगह पाई जाती है, मतलब कोई सा भी कहीं पे भी डीप ओशन ले लो आप, चाहे पैसिफिक और अटलांटिक हो, कोई सा भी, हर जगह वो डीप ओशन में पाई जाती हैं। और डार्क ब्लू, ग्रे या फिर ब्राउन कलर की सी होती हैं, थोड़े वाइट पैचेस होते हैं इनकी बेली पे। लाइफ स्पैन 60 साल तक जी सकती हैं। काफ़ी सोशल होती है, इनफैक्ट कम्युनिकेट करती हैं। इनके कुछ सीरीज़ होते हैं, मतलब एक अलग सी साउंड निकालती, क्लिक क्लिक ऐसे कुछ करके, तो उसमें कुछ प्रॉपर पैटर्न होते हैं, उन्हीं के हिसाब से ये लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में। सो दे कम्युनिकेट विद वन अनदर यूजिंग अ सीरीज ऑफ क्लिक्स कॉल्ड कोडाज एंड ईच कोडा हैज़ अ डिस्टिंक्ट पर्पस। ठीक है, तो आई होप इतनी तो बात आ गई होगी समझ। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात किसके बारे में, एम्बरग्रिस के बारे में। अब ये क्या है, ये एक तरीके का मटेरियल होता है जो कि पाया जाता है स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन में। कैसे पाया जाता है, बेसिकली जितने भी जो ओशंस में जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होती हैं, छोटी मोटी फिश वगैरह होती हैं, उनको खाती हैं, तो उसमें से कुछ जो सॉलिड मैटर होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे कि स्क्विड बीक्स हो गई, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इसीलिए वो एक तरीके का लंप सा बना लेता है। तो वो जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो वॉमिट के रूप में बाहर आता है वेल के अंदर से। सो इसलिए इनफैक्ट इसको कभी कभी वॉमिट ऑफ स्पर्म वेल भी बोला जाता है। सो ये कभी कभार आपको सी पे फ्लोट करता हुआ दिख सकता है और ये काफ़ी बहुत महंगा होता है। एक्चुअली नाम तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि वॉमिट एंड ऑल दैट, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है। इनफैक्ट इतना महंगा होता है कि इसको फ्लोटिंग गोल्ड बोलते हैं, करोड़ों में इसकी कीमत होती है, क्योंकि ये काफ़ी रेयर सब्सटेंस है, बहुत आसानी से नहीं मिलता, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है, हाई प्राइस है मार्केट में। वैक्सी है, सॉलिड है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, लाइट येलोइश होता है कलर में। इस फोटो में देखो, ये साइड में जो दिख रहा है ये वाला, ये है एम्बरग्रीस। ठीक है, सो ये एक तरीके का मटेरियल होता है जो कि बहुत रेयर है और बहुत ही वैल्यूएबल है, इसका बहुत डिमांड है मार्केट में। लेकिन इट इज़ प्रोड्यूस बाय 1 in every 100 स्पर्म वेल्स। 100 में से कोई एक स्पर्म वेल इसे प्रोड्यूस करती है, तो काफ़ी रेयर है। और केमिकली इसमें अल्कलॉइड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड होते हैं जिसे एम्ब्रीन बोलते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल जैसा होता है। तो इस तरह से इनका केमिकल स्ट्रक्चर है। और प्रोमिनेंटली ये यूज़ कहाँ होता है एम्बरग्रीस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो मोस्टली परफ्यूम्स वगैरह, फ्रेगरेंसेस वगैरह इंडस्ट्री में इसको यूज़ में लेते हैं। इसका एक वुडी सा सेंट होता है, जैसे कि सैंडलवुड होता है वैसा। और जो एम्ब्रीन होती है वो एक तरीके की ऑर्डरलेस अल्कोहल होती है, उससे जो सेंट वगैरह होते हैं, परफ्यूम वगैरह, उनकी लाइफ एक्सटेंड की जाती है। और एम्बरग्रीस जो है उस पर एक्चुअली उसके पोजीशन पे और उसके ट्रेड पे इनफैक्ट बैन लगाया गया है यूएसए में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और इस पर बैन क्यों है, ताकि भाई क्योंकि इसमें काफ़ी ये महंगा होता है, ये एम्बरग्रीस जो इस पर मिलता है, तो कहीं उसके चलते हुए कहीं इनकी पोचिंग नहीं होने लग जाए, कहीं लोग इनको मारने नहीं लग जाए सिर्फ उसको पाने के लिए, तो इसीलिए इसको बैन किया गया है। ठीक है, और फिलहाल ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि अभी कुछ ऐसी बात आ रही है कि इनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो क्लिक वगैरह से ये बात करती हैं आपस में, तो वो क्या है, उसमें कुछ फिक्स पैटर्न है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ बात चल रही थी, तो इस पर हमने डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं कोल्ड लावा की तरफ। अब ये क्या है, बेसिकली इंडोनेशिया हम जानते हैं कि पैसिफिक रिंग में पड़ता है, जो कि काफ़ी सेस्मिकली एक्टिव है। वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह या फिर वॉल्केनोज वगैरह काफ़ी आते रहते हैं। तो वहीं का एक फेमस वॉल्केनो है माउंट मरापी। तो उसमें से वॉल्केनो निकलता रहता है, मतलब जैसे अगर वॉल्केनो इरप्ट हुआ है तो लावा वगैरह, मैग्मा वगैरह निकलते रहते हैं, तो वो बाहर निकल के जम जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रेन हुई और उससे काफ़ी भयंकर फ्लैश फ्लड्स आए, और उससे हुआ क्या कि वो जो कोल्ड लावा था वहाँ पे जमा हुआ और जो मड वगैरह था वो भी नीचे आने लग गया धस के, जिसकी वजह से अराउंड 40 के अराउंड लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। और इसलिए कोल्ड लावा भी
न्यूज़ में रहा। कोल्ड लावा, जिसको लहर भी बोलते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वोल्केनिक मटेरियल एंड पेबल्स दैट फ्लो डाउन अ वॉल्केनोज स्लोप्स इन रेन। वॉल्केनो की स्लोप से जो फिसल के आ जाता है रेन वगैरह की वजह से, उसको बोल देते हैं हम कोल्ड लावा। ठीक है, तो ये था न्यूज़ में, तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं चाबहार पोर्ट की। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है और सभी ने इसका नाम सुना होगा, जो कि ईरान में है। सो इंडिया और ईरान ने साइन किया है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि इंडिया को अगले 10 साल के लिए इस चाबहार पोर्ट के टर्मिनल को ऑपरेट करने की जो है राइट्स मिल गए हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और साइन किसके बीच हुआ, तो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है और पोर्ट्स एंड मरीन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईरान की है, इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे इंडिया की ट्रेड प्लान्स के लिए विद सेंट्रल एशिया एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप। मतलब कि अगर हम एक बार फिगर्स पिक्चर से समझें तो ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है, और ये रहा चाबहार पोर्ट ईरान का। सो जब यहाँ पे हमारा ऑपरेशन होगा, मतलब यहाँ पे जो है हम इसको ऑपरेट कर रहे होंगे, तो इससे हमें काफ़ी जगह, जैसे कि सेंट्रल एशिया की तरफ हमें जो है आराम से एक्सेस मिल जाएगी। उसके अलावा रशिया तक हम जा सकते हैं। हमारा जो INSTC पूरा कॉरिडोर है, उससे हम कहीं ना कहीं बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं अगर चाबहार पोर्ट हमारे कंट्रोल में रहता है। तो INSTC कॉरिडोर जो है वो ट्रेड वगैरह बढ़ाने के लिए ही बनाया गया था, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करता है हमारे मुंबई से। तो काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है ये, जिससे कि नॉट जस्ट सेंट्रल एशिया वगैरह, हम यूरोप वगैरह के लिए भी आराम से जल्दी एक्सेस मिल जाता है। वरना पहले बहुत ही घूम के लंबा रास्ता जाना पड़ता था, जिससे कि कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती थी, टाइम काफ़ी लग जाता था। तो इस तरह से जब डायरेक्ट रूट मिल जाएगा तो इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी, है ना। तो हमारे ट्रेड वगैरह बढ़ाने में, लिंकेजेस वगैरह बढ़ाने में काफ़ी मदद में आने वाला है ये पोर्ट। सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब हालांकि इस एग्रीमेंट तो पहले भी हुआ था 2016 में 10 साल का, लेकिन उस टाइम क्या था कि मतलब ईरान पे सैंक्शंस थे। हालांकि सैंक्शंस आज भी हैं, लेकिन तब सैंक्शंस के चलते हुए हम जो है प्रॉपर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह कहीं ना कहीं रुक गए थे। तो इंडिया हालांकि अभी भी ऑपरेट कर रहा था, लेकिन शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट्स के साथ कर रहा था, जो कि वक्त के साथ बार बार रिन्यू करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स या शिपर्स वगैरह जो है वो भी रेडी नहीं थे वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि देखो जियोपॉलिटिकल कुछ जब इनस्टेबिलिटी, जब पता नहीं होता कि भाई कब सेक्शंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए या नहीं हो, तो इन्वेस्टर्स वगैरह वहाँ पे इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं थे। इस वजह से एकदम कुछ प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्योंकि आज इंडिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है और एक अपनी अच्छी जो है स्पेस बना रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से ईरान पे सैंक्शंस होने के बावजूद भी हम ऐसे एग्रीमेंट्स कर पा रहे हैं। सो अगर चाबहार पोर्ट पे हमारी प्रेजेंस की अगर हम बेनिफिट्स देखें तो देखो, इट फॉर्म्स अ क्रूशियल लिंक इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जो पूरा लंबा कॉरिडोर है सेंट पीटर्सबर्ग तक, रशिया के वहाँ तक जो हमारा ये पूरा कॉरिडोर जाता है, उससे हमें डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा चाबहार पोर्ट। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेड, कॉमर्स वगैरह बढ़ेगा। अनडाउटेडली हमारा जो रोल है वो बढ़ेगा ग्लोबल सप्लाई चेन में। हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है कहीं ना कहीं सिक्योर होगी, डाइवर्सिफाई होगी। सिर्फ ट्रेड में नहीं, हम ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह प्रोवाइड कराने में भी वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। उसके थ्रू हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम वगैरह ऑफ कोर्स रिड्यूस होगा। जैसा कि मैंने बताया था पहले, लंबा रूट जो लेना पड़ रहा था वो नहीं लेना पड़ेगा। और इंपोर्ट रूट्स हमारे काफ़ी डाइवर्सिफाई होंगे, जैसे कि हम काफ़ी ऑयल वगैरह के लिए बाहर के देशों पर डिपेंडेंट हैं। तो जब रूट्स डाइवर्सिफाई हो जाते हैं तो हमारी वो इनसिक्योरिटी थोड़ी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, हम यूँ कह सकते हैं। तो हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो सिक्योर रहती है, ठीक है, एनर्जी सप्लाई सिक्योर रहता है। और उसके अलावा उस जगह हमारी प्रेजेंस बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाने में भी हमें मदद मिलेगी। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आई होप आपको आ गया होगा समझ, ठीक है।
अब क्या है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है, अब पाकिस्तान तो हमें एक्सेस देगा नहीं, इसी वजह से फिर उसके बाद नेक्स्ट बेटर ऑप्शन है ईरान। इसलिए ये वाला पोर्ट हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।